हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। हमने देख लिया था कि क्या होते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या होते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और क्या होते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इतनी बातें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देख ली थी और वहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम से रिलेटेड एक जो क्लासिफिकेशन था जो कि लीनियस का था, उसमें मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, टेट्रा एंड्रिया, पेंटा एंड्रिया, हेक्सा एंड्रिया, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने देख लिया था क्योंकि आपके सिलेबस में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं दी गई थी। आज की जो वीडियो है उसमें आपको पीछे दिख रहा होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंथर और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुकर। तो बेंथम और हुकर जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर एक क्लासिफिकेशन दिया जो कि बेस्ड था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे था। आर्टिफिशियल का सबसे फेमस किसका था, लीनियस का था, जो कि हमने इन शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था उसी वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, उन्होंने कहाँ पे कितने प्लांट को, कितनी फैमिली को क्लासीफाई किया, कितने ग्रुप्स बनाए, कितनी बार में अपने पब्लिकेशन को पब्लिश किया और उसके बाद उनके जो मेन ग्रुप थे उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, टॉपिक का नाम है। स्टार्ट करते हैं कि जियोर्ग बेंथम एंड जेडी हुकर साइंटिस्ट थे, वेयर अ इंग्लिश बॉटनिस्ट एंड बोथ ऑफ देम वेर वर्किंग इन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। जो ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना जो भी पूरा रिसर्च किया वो किस बॉटनिकल गार्डन पे किया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू। मैंने आपको जब टेक्सोनॉमिकली रिसोर्सेज पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि बॉटनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कहीं ना कहीं रिसोर्स प्रोवाइड करती है टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। तो देखिए उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि अगर ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन नहीं होता या फिर इसकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती तो क्या ये क्लासिफिकेशन इतनी वेल डेवलप, इतनी अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन बन के बाहर आती? नहीं, क्योंकि इनको क्या था कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल गई, एक ही जगह पे बहुत सारे स्पीसीज मिल गए एक साथ में, जिससे इनको उन पे स्टडी करना, उसको क्लासिफाई करना बहुत ईजी हो गया। तो ये याद रखेंगे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू में स्थित था, जो कि इंग्लैंड का एक पार्ट है, उसमें इन्होंने अपनी स्टडी की थी, अपने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। ये एक एग्जाम्पल आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं जब आप लोग बॉटनिकल गार्डन की यूजेस लिख सकते हैं कि द बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन इज आउटपुट ऑफ द, या फिर इज अ रिजल्ट ऑफ द, मतलब सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ द बॉटनिकल गार्डन। अगर बॉटनिकल गार्डन ये नहीं होता तो शायद इतना अच्छा क्लासिफिकेशन इन्होंने नहीं कर पाए होते। ये अलग अलग जगह पे जाते चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, जो भी चीज़ें इनको करनी थी वो करने के लिए, तो शायद इनको इतना अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता। इनको सारी चीज़ें एक जगह मिली, इनको ईजी हुआ स्टडी करना, ईजी हुआ क्लासीफाई करना। तो ये एक बेनिफिट है बॉटनिकल गार्डन के। और आपको पता है कि ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है इन द वर्ल्ड। मैंने जब आपको वहाँ पे पढ़ाया था तभी बताया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। उसके बाद बेंथम एंड हुकर गिव द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 3 वॉल्यूम। जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था क्लासिफिकेशन वो किस पे बेस्ड था, वो बेस्ड था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। और जो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे इन्होंने बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया था उसके वॉल्यूम जो थे वो 3 वॉल्यूम पब्लिश किए थे। मतलब एक वॉल्यूम पब्लिश किया, फिर दूसरा वॉल्यूम, फिर तीसरा वॉल्यूम। होता है ना कि एक वेब सीरीज के पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या मूवीज के पार्ट आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, रिटर्न्स करके। उसी तरीके से इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी, इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था वो 3 बुक्स में किया था। उसमें उस बुक का क्या नाम है, जेनेरा प्लैंक्टेरम। हिस्टोरिया प्लैंक्टेरम पढ़ चुका, स्पीसीज प्लैंक्टेरम पढ़ चुका, पढ़ रहे हैं जेनेरा प्लैंक्टेरम। हिस्टोरिया प्लैंक्टेरम किसका था, थ्रियोफेस्टस का। हमने कल की वीडियो में देखा था क्योंकि ये पहली बुक थी जो कि अभी भी बॉटनी की एग्जिस्टेंस में है। हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड। और सेकेंड बुक किसकी थी, लीनियस की थी, जिन्होंने स्पीसीज प्लैंक्टेरम दिया था। क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने स्पीसीज और जीनस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो मैंने बोला था कि आप वैसे याद रखेंगे। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है, ये एयर बुक का जो नाम है वो है जेनेरा प्लैंक्टेरम। आगे देखते हैं। इन दिस क्लासिफिकेशन द अरेंजमेंट एंड क्लासिफाई ऑल प्लांट नो एट द टाइम ऑफ अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिस्टम इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर और नेचुरल एफिनिटी। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, जो प्लांट को कैटेगराइजेशन किया था, उसका मेन बेसिक क्या था कि उसके नेचुरल जितने भी कैरेक्टर इन्होंने ऑब्जर्व कर सके थे, उन सारे कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, क्या दिया
है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर और नेचुरल एफिनिटी। उनके जितने भी अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर जिस पे ये स्टडी कर सकते थे, इन्होंने जिस पे भी स्टडी किया था, उन सारे कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर। तो ये तो हो गया कि इन्होंने जो पब्लिकेशन दी थी उसका नाम क्या था। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे कि इनकी बुक का क्या नाम था, कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, इन्होंने कहाँ पे स्टडी की थी और किस टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में याद कर लेते हैं इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, कि इन्होंने 200 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म को जो है कि स्टडी किया था, 200 फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म को, और जिम्नोस्पर्म के भी 3 फैमिली को स्टडी किया था। तो माना जाता है कि ये जो 200 है ये 199 माना जाता है एंजियोस्पर्मिक फैमिली, और 3 फैमिली जो है माना जाता है जिम्नोस्पर्म के। तो इस तरीके से माना जाता है कि इन्होंने पूरे 202 फैमिली के ऊपर स्टडी किया था। यहाँ पे 200 दिया था बुक में, पर कभी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 199 जो है एंजियोस्पर्मिक फैमिली है और 3 फैमिली जो है वो जिम्नोस्पर्मिक है, जो कि मोर करेक्ट है। तो 199 इन एंजियोस्पर्मिक और 3 फैमिली ऑफ जिम्नोस्पर्म पे इन्होंने स्टडी किया था। फर्दर दे हैव डिस्क्राइब, और उन्होंने कितना डिस्क्राइब किया था, 97205, मतलब कि 97,205 जो है कि स्पीसीज को, और 7,569 जो है जेनरा को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इन्होंने जो फैमिली दी थी वो, मतलब कि इन्होंने जो फैमिली डिस्क्राइब की थी वो पूरी 202 थी, जिसमें से 199 एंजियोस्पर्मिक थी और 3 जो है जिम्नोस्पर्मिक थी। ठीक है, और इनके स्पीसीज कितने थे और जेनरा कितने थे। देखिए, जेनरा का नंबर कम है और स्पीसीज का नंबर ज्यादा है। इसका मतलब क्या डिनोट करता है कि जेनरा ऊपर होता है, स्पीसीज नीचे होती है। स्पीसीज छोटी हायरार्की, एक जेनरा में 2 या 2 से अधिक स्पीसीज भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, दे हैव प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म। इन्होंने क्या किया था कि जैसे इनका जो मेन क्लासिफिकेशन था वो एंजियोस मतलब कि ऐसे प्लांट पे था जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोफाइटा पे। जो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं उन प्लांट को कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। तो हमारे पास पूरे एल्गी, फंगी, मतलब फंगी को तो छोड़ देते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में हमारे पास जिम्नोफाइटा और एंजियोफाइटा ऐसे ग्रुप है जिसके पास सीड प्रेजेंट होता है। तो जिसके पास सीड प्रेजेंट होता है उन ग्रुप का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने क्या किया था कि पूरे स्पर्मेटोफाइटा को, वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे प्लांट जिसमें सीड पाए जाते हैं, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप था इनका डायोकोटिलिडेंस, सेकंड था जिम्नोस्पर्म और थर्ड था इनका मोनोकोटिलिडेंस। तो डायोकोटिलिडेंस और मोनोकोटिलिडेंस के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया था। अब इन्होंने क्यों प्लेस किया था उसके बारे में देखेंगे। ये बाद में इनके सबसे बड़ा डीमेरिट्स बन गया था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हमको पता है कि अभी ये जो हमारा एंजियोस्पर्म है उससे प्रिमिटिव फैमिली है, लेकिन इन्होंने डाइकोटिलिडेंस को और जिम्नोस्पर्म के मोनोकोटिलिडेंस के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था। वही बात यहाँ पे दी है। इनकी फैमिली जो है वो स्टार्ट होती है रैननकुलेसी से और एंड होती है ग्रामिनेसी से। ये डिनोट करता है कि सबसे प्रिमिटिव जो फैमिली है वो रैननकुलेसी है और सबसे एडवांस जो फैमिली है वो ग्रामिनी है। हालांकि इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल था, और ये फाइलोजेनेटिक, अगर ये फाइलोजेनेटिक होता तो हम कह सकते थे कि नेचुरल रैननकुलेसी जो है वो सबसे प्रिमिटिव है और ग्रामिनी सबसे एडवांस है। लेकिन इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनेटिक पे नहीं था, मतलब इवोल्यूशन के नहीं था। लेकिन फिर भी आगे आप जब पढ़ेंगे इंगलर और प्रैंक्टल का क्लासिफिकेशन तो आपको पता चलेगा कि मोनोकॉट जो है वो एडवांस होते हैं डाइकॉट से। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि इनकी फैमिली जो है रैननकुलेसी से स्टार्ट होती है और ग्रामिनी पे खत्म होती है। उसके बाद दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड इन ब्रिटेन। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज्यादा मतलब कि बहुत कॉमनली एक्सेप्टेड हुआ ब्रिटेन में, मतलब बहुत पॉपुलर हुआ वहां पे। एंड इट्स कॉमनवेल्थ कंट्री, और उससे रिलेटेड जो भी उधर की कंट्रीज थे वहां पे ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन हुआ। वहां पे जो भी हर्बेरियम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी हर्बेरियम्स को कलेक्ट किया जाता है वो इन्हीं की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन इट इज नॉट एक्सेप्टेड, कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं, कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पे ये अच्छे से कंसेप्ट मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे कि हमारा यूरोप हो सकता है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड जर्मनी, ये कुछ एरिया थे जहां पे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके बाद इंगलर और प्लैंकटन वगैरह का जो क्लासिफिकेशन आता था उसी को ये एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि देखिए
समय के साथ चीजें चेंज हो रही थी। पहले आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन था, फिर नेचुरल आया, अभी आने वाला था फाइलोजेनेटिक। इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया था तब डार्विन वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था, इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो पहले के कॉन्सेप्ट पे दिया था। हो सकता है कि इन्होंने बहुत साल से काम किया हो और इन्होंने अपना पब्लिश करने को दे दिया हो, उसके बाद डार्विन का कॉन्सेप्ट आया, या फिर डार्विन का कॉन्सेप्ट आ भी गया होगा तो इन्होंने अपने काम को पब्लिश करा दिया हो। तो कुछ लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगा, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम अपने यहाँ ऐसा ही सिस्टम रखेंगे, ऐसा ही क्लासिफिकेशन करवाएंगे ऑर्गेनिज्म का। लेकिन कुछ जगह पे क्या था कि उन लोगों के माइंड में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं एंटर कर चुका था, उनको अपने क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं इवोल्यूशन जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए था। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज कर, वो सारी चीज़ों की वजह से कहीं कहीं पे इनका जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारी जगह जैसे हमारे यहाँ रॉयल बॉटनिकल गार्डन में, इन सभी जगह पे अभी भी जो हर्बेरियम्स को रखते हैं वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के द्वारा रखते हैं, जबकि उसके बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन है वो है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर क्या दिया है, दिस क्लासिफिकेशन इजीली वर्क आउट इन प्रैक्टिस। ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी, मतलब इसकी बड़ाई की जा रही है, इसकी अच्छाई बता जा रही है कि ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है टू प्रैक्टिस। मतलब आप इसको अरेंजमेंट करने के लिए, जैसे फैमिली का अरेंजमेंट करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए इजी है। और मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड अरेंज अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो सबसे बड़े बड़े हर्बेरिया हैं या फिर मोस्ट ऑफ द हर्बेरियम जो है, जो हर्बेरियम सेंटर है, जो हर्बेरियम सीड को स्टोर किया जाता है, वो इसी क्लासिफिकेशन के बेस पे किया जाता है। इतनी बात समझ में आई कि बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया जो कि नेचुरल कैरेक्टर पर डिपेंडेंट था। इनकी बुक का नाम था जेनरा प्लैंक्टनम, जो कि 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई। इन्होंने पूरे 202 फैमिली का मतलब डिस्क्रिप्शन किया। इन्होंने डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में जिम्नोस्पर्म रखा। इन्होंने बताया इनका जो क्लासिफिकेशन था वो ब्रिटेन वगैरह एरिया में ज्यादा फेमस था, बल्कि यूरोप और इधर एरिया में, जर्मनी वगैरह में ये इतना एक्सेप्टेड नहीं था। इनका जो एक्सपेरिमेंट, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो ईजी टू अप्लीकेबल था, और जो है मोस्ट ऑफ द हर्बेरियम में जो है यही वाला यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जो अपना ये वर्क किया था वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में किया था। इतना सा सिंपल सी चीजें, वीडियो को पॉज करके दिमाग में रिवाइंड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन इनका जो था वो एक बार उसका चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमको जो क्लासिफिकेशन है वो सीरीज तक पढ़ना है। आपके सिलेबस में दिया है कि आपको बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना अप टू सीरीज तक, उसके सीरीज तक। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो इनका क्लासिफिकेशन था उसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक क्रिप्टोगैमिया, एक फेनेरोगैमिया। तो इन्होंने क्रिप्टोगैमिया पे कोई काम नहीं किया था। क्रिप्टोगैमिया का मतलब होता है वो सारे प्लांट जिसका सेक्स ऑर्गन छुपा हुआ हो, वो सारे प्लांट ग्रुप जिसका सेक्स ऑर्गन छुपा हुआ हो। तो छुपे हुए में कौन कौन से आ जाते हैं आपकी एल्गी आ जाती है, एल्गी आ जाती है। एल्गी के बाद आपका जाता है ब्रायो, ब्रायो आ जाता है। उसके बाद आपका जाता है टेरिडो। ये सारे जो ग्रुप है इसको कहते हैं कि ये क्रिप्टो है, इनके अंदर फ्लावर नहीं बनते, इसके सेक्स ऑर्गन जो है इनविजिबल होते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हम क्रिप्टोगैमिया में रखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है फेनेरोगैमिया। फेनेरोगैमिया का मतलब जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूसिंग होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा को या फेनेरोगैमिया को इन्होंने 3 क्लास में डिवाइड किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्लास था डाइकोटिलिडन्स, सेकेंड क्लास था जिम्नोस्पर्म, और थर्ड क्लास था मोनोकोटिलिडन्स। पहला क्या था, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म, और थर्ड क्या था, मोनोकोटिलिडन्स। अब डाइकोटिलिडन्स टर्म्स का मतलब पता है आप लोगों को? डाइकोटिलिडन्स का मतलब क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधे। हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। तो डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं, इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डाइकोटिलिडन्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास 2 कोटिलिडन्स होते हैं, उनके सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं। जैसे कि आपने चना देखा होगा, अरहर देखा होगा, तो इसके क्या होते हैं कि सीड में इस तरीके से 2 कोटिलिडन्स होते हैं। इसके सीड को जब ऐसे ओपन करते हैं तो इस तरीके से इसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं। तो ऐसे जो सीड होते हैं उसको कहते हैं डाइकोटिलिडन्स। इनकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लांट है इनका, इस तरीके से यहाँ पे कोई भी प्लांट है, और नीचे जो रूट होती है वो एक रूट होती है जो कि मोटी सी होती है, और वो डायरेक्ट नीचे पेनिट्रेट करती है, और उसके साइड साइड में जो है कि ब्रांचेज वाली रूट्स होती हैं। ये रूट फिर और डिवाइड होती रहती है और डिवाइड होती रहती है, लेकिन एक जो है मेन रूट होती है जो कि डीप में जाती है। ऐसे रूट को कहते हैं, ये टाइप के जो रूट होते हैं वो
होते हैं टैप रूट। और एक मेन फीचर होता है डाइकोटिलीडन्स का कि डाइकोटिलीडन्स में क्या होते हैं कि इसमें जो लीफ पाई जाती है उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। अब रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, एक काम करते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम डाइकोटिलीडन्स की बात करते हैं तो डाइकोटिलीडन्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो लीफ इनकी जो सीड होते हैं उनमें, ये तो हमने देख लिया था कि उनमें जो है 2 जो है कोटिलीडन्स होते हैं, मतलब क्या होते हैं 2 दालें होती हैं। इनके जो रूट होते हैं वो ऐसे पेनिट्रेट करके नीचे तक जाते रहते हैं और इनके साइड से इस तरीके से अपने साइड जो ब्रांचेस निकालते हैं जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन जो रूट होती है वो इस तरीके से कोनिकल होती है और अंदर जाती है। इनकी लीफ की अगर बात करें, मान लीजिए इनकी लीफ की बात करते हैं, इनके लीफ की अगर हम बात करते हैं तो लीफ है अगर ये, और इसका जो है ये मिड वेन है। मिड वेन का मतलब क्या, आपने लीफ में देखा होगा कि बीच में एक पतली मोटी सी ऐसे पत्ती होती है जो कि आपको साफ साफ दिखती है कि कोई नली गई है, तो ये मिड वेन है। और मिड वेन से जो ऐसे वेन्स निकलती हैं, मान लीजिए इस तरीके से वेन्स निकली हैं, तो सिर्फ वेन्स इस तरीके से नहीं निकलती हैं, ये वेन्स जो हैं सिर्फ वेन ऐसे नहीं निकलती हैं, ये वेन्स के अंदर जो है रेटिकुलेट मतलब जाल के समान स्थिति होती है। जाल के समान मतलब क्या, ये ऐसे 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 इस तरीके से ये ऐसे निकली रहेंगी, कैसे भी करके इसमें जो है एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है। आप लोग जैसे आपने बहुत सारे ऐसे जैसे आम का पत्ती देखा होगा, देखा है कि नहीं सबने, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे और भी डाइकोटिलीडन्स जैसे दालें वगैरह होती हैं, जामुन वगैरह के प्लांट होते हैं, पीपल के होते हैं, तो इस तरीके से इसमें जो है कोटिलीडन्स जो है इस तरीके से भरे होते हैं। इस समय कोटिलीडन्स नहीं, जाल जैसे स्ट्रक्चर जो है फाइबर्स भरे होते हैं, तो ऐसी जो लीफ होती है वो डाइकोटिलीडन्स में पाई जाती है। वहीं अगर हम मोनोकोटिलीडन्स की बात करें तो मोनोकोटिलीडन्स के जो सीड होते हैं वो सिंगल सीडेड होते हैं, वो जो सीड होते हैं वो सिंगल होते हैं मोनोकोटिलीडन्स के। उनकी जो रूट होती है, रूट क्या होती है, रूट जैसे एक ये है तो इधर से भी निकल गई रूट, इधर से भी निकल गई, इधर से भी निकल गई, इधर से भी निकल गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी इस तरीके से रूट निकली और इसकी जो है साइड रूट्स भी निकल जाती है, तो इसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसी रूट पाई जाती है और इनके जो लीफ होते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपने केले का पत्ती देखी है, केले की पत्ती, बाजरे की पत्ती, गेहूँ की पत्ती, इन सारी की जो लीफ होती हैं वो होती हैं हमारी पैरेलल वेनेशंस वाली पत्तियां। तो इस तरीके से उनमें वेनेशन देखने को मिलता है। तो ऐसी जो लीफ होती हैं उनको कहते हैं कि ये मोनोकोटिलीडन्स प्लांट हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, हालांकि आपको पता होंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये फीचर्स नहीं पता होंगे, तो मेरा काम तो सबको बताना है। तो ये बीच वाली थोड़ी सी मोटी होती है, बाकी सब जो है वो पतली पतली होती है। तो इस तरीके से डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स में मेन डिफ्रेंसिएशन होता है। आगे देख लेते हैं कि अब जो डाइकोटिलीडन्स है इसको हम इसी को मेनली पढ़ना है, बाकी सारे में तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। डाइकोटिलीडन्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन थोड़ा ब्रॉड है। तो डाइकोटिलीडन्स में फिर 2-3 सब क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस और मोनोक्लेमाइडी। अब ये क्या होता है, पॉलीपेटलस क्या होता है, गैमोपेटलस क्या होता है, मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपेटलस का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिसमें जो फ्लावर हैं वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, उनके जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। जैसे कि ऐसे फ्लावर जिसके जो पेटल्स हैं, मान लीजिए कि ये कोई फ्लावर है, जैसे कि सपोज करिए कि ये कोई फ्लावर है और ये कोई फ्लावर है, इसकी जो मैंने यहाँ पे कनेक्टेड दिखाए हैं वो चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आप लोग पेटल देख सकते हैं किसका, हिबिस्कस का, तो इसमें जो फ्लावर है वो ओपन होते हैं, हालांकि हिबिस्कस की जो कैलिक्स होती है वो ज्वाइंटेड होती है। तो ऐसे प्लांट जिसमें ना कैलिक्स ना कोरोला दोनों जो है फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं पॉलीपेटलस। ठीक है, उसके बाद पॉलीपेटलस के बाद सेकंड हमारे पास आता है गैमोपेटलस। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। जब पेटल्स, मतलब पेटल्स में आ गया आपका कार्पल्स और ये आपका पेटल्स में आ गया कैलिक्स और करोला, जब पेटल्स जो है फ्यूज्ड होते हैं तो उसको कहते हैं गैमोपेटलस। ऐसे बहुत, जैसे कि आपने कैनेल का फूल देखा होगा,
तो उसमें जो है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों जो है फ्यूज्ड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि ये फ्यूज्ड होते हैं उसको कहते हैं पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। उसके बाद होता है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में क्या होता है कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है, चाहे तो इसमें सेपल प्रेजेंट होते हैं, चाहे तो इसमें पेटल प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि चाहे इसमें कैलिक्स होंगे चाहे इसमें कोरोला होंगे, दोनों नहीं प्रेजेंट होते हैं। बाकी इन दोनों में क्या था कि ये बाइसेरिएट थे, मतलब इनके अंदर दोनों एसेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। इनके अंदर कैलिक्स भी था, कोरोला भी था, इसमें जो है फ्री था, इसमें जो है फ्यूज था। बट इस कंडीशन में चाहे तो कैलिक्स प्रेजेंट होगा चाहे तो कोरोला प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होते। तो जिन प्लांट में ऐसे कैरेक्टर है उनको मोनोक्लेमाइडी में रखा गया है, जिनमें सारे फ्री है उनको पॉलीपेटलस में, और जिनको फ्यूज्ड है उनको गैमोपेटलस में। फिर पॉलीपेटलस में भी 3 ग्रुप आते हैं, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर जो है कि जो ओवरी इंफीरियर हो, मतलब थैलेमस पे जो है कि सारे जो फ्लावर के जो पार्ट है कैलिक्स कोरोला वो सारे थैलस पे अटैच हो। डिस्कीफ्लोरी का मतलब क्या है कि ओवरी के नीचे के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने। और कैल्सीफ्लोरी का मतलब क्या है कि जो ओवरी जहां पे अटैच होती है वहां पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बने। तो इन सारी चीजों को अभी आपको इतनी समझ में आई कि डाइकोटिलेडन्स क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, मोनोकोटिलेडन्स क्या होता है, इतनी बात समझ में आई। पॉलीपेटलस क्या होता है, गैमोपेटलस क्या होता है, मोनोक्लेमाइडी क्या होता है, इतनी बात समझ में आई। तो अभी हम लोग इस स्लाइड को आगे मूव करते हैं और जितनी बात हमने यहाँ पे समझी है उतनी बात को एक बार रीड कर लेते हैं, तब तक आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा ये सारे टर्म्स। उसके बाद आगे वाले टर्म्स में हम लोग आएंगे और वहां पे चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि जो हमारा स्पर्मेटोफाइटा था जिस या फिर जिसको हम लोग कह रहे हैं फेनेरोगैम्स, या फिर जिसमें सीड पाए जाते हैं, उन प्लांट को जो बेंथम एंड हुकर थे उन्होंने 3 प्लांट में डिवाइड किया था, डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स में क्या है, हमारे पास टैप रूट है और हमारे पास जो सीड है उनके पास 2 कोटिलेडन्स है, लाइक दैट। ये सीड है जिनके पास 2 कोटिलेडन्स है। तो ये हो गया डाइकोटिलेडन्स के बाद। जिम्नोस्पर्म में वो प्लांट आते हैं जिनमें ओवरी नहीं होती है, विदाउट ओवरी होते हैं, और नेक्ड सीड होते हैं। इनके जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, उनके चारों तरफ कोई भी फ्रूट वाली मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। उसके बाद मोनोकोटिलेडन्स प्लांट क्या है, ऐसे प्लांट जिनके पास केवल एक ही कोटिलेडन्स होते हैं और इनकी जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस होती है। ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको कहते हैं मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं। तो देखिए डाइकोटिलेडन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं। जो अभी हमने देखा कि क्या होते हैं पॉलीपेटल्स, क्या होते हैं गैमोपेटलस और क्या होते हैं मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तो पॉलीपेटलस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि पेटल्स आर फ्री इन कंडीशन। जो पेटल्स होते हैं वो फ्री कंडीशन में होते हैं, मतलब फ्यूज नहीं होते। और पेरियंथ बाइसेरिएट होता है। बाइसेरिएट का मतलब कि यहाँ पे कैलिक्स भी प्रेजेंट है और कोरोला भी प्रेजेंट है। दोनों चक्र हैं। सेरिएट का मतलब रोल्स होते हैं। आपके फ्लावर्स में 4 रोल्स होते हैं, आपका कैलिक्स, आपका कोरोला, आपका एंडोशियम, आपका गाइनोशियम। तो इसमें दिया है कि इसमें बाइसेरिएट होते हैं, मतलब पेरियंथ वाले जो दोनों होते हैं, जो आपका कैलिक्स है जो आपका कोरोला है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद गैमोपेटलस क्या है कि इसमें पेटल फ्यूज होते हैं। जहां पे यहाँ पे पेटल फ्री थे वहां पे यहाँ पे पेटल फ्यूज्ड है। और फ्लावर के जो बाकी सारे कैरेक्टर है जैसे कैलिक्स और कोरोला जो है वो इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बस डैश कर दिया है। मतलब यही वाली सेम चीजें यहाँ पे भी रहेंगी। उसके बाद मोनोक्लेमाइडी क्या है, इसमें पेरियंथ जो है यूनिसेरिएट होता है। इन दोनों में पेरियंथ बाइसेरिएट था। डिफरेंशिएशन क्या था, इसमें फ्री था, इसमें फ्यूज था। इसमें क्या है कि कोई एक ही प्रेजेंट होगा, आइदर कैलिक्स और द कोरोला इज प्रेजेंट इन मोनोक्लेमाइडी कंडीशन। ठीक है, इतनी बात देख ली, जितनी बात हमने देखी थी। उसके बाद हम चलते हैं कि एक्चुअल में पॉलीपेटलस कंडीशन की जो अलग अलग टाइप थे, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी, वो क्या होते हैं। क्या होते हैं थैल्मीफ्लोरी, क्या होते हैं डिस्कीफ्लोरी और क्या होते हैं कैल्सीफ्लोरी। तो आप इसको अगर लिखते हैं तो आप इसको हेडिंग बना के लिख लेंगे। देखते हैं, थैल्मीफ्लोरी में इंक्लूड प्लांट्स हैविंग फ्लावर। ऐसे प्लांट इंक्लूड करते हैं जिनके फ्लावर विथ डोम और कोनिकल थैलस, ओवरी इज सुपीरियर। ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके जो थैलमस होते हैं वो कोनिकल्स होते हैं, मतलब वो जो थैलमस होते हैं उन्हीं के ऊपर सारे के सारे जो फ्लावर के पार्ट्स है, सारे जो फ्लावर के रोल्स है वो अटैच्ड होते हैं। और ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर का मतलब समझ में आता है ना, ओवरी सुपीरियर, ओवरी इंफीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर, पेरी इंफीरियर। तो देखिए पहले उसको समझ लेते हैं तभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इसके बाद क्या पढ़नी है, फैमिलीज पढ़नी है। तो ओवरी सुपीरियर का मतलब क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि ये थैलेमस है जहां पे आपके सारे फ्लावर के रोल्स लगने वाले हैं। ठीक है, ये आपका
थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ट्राई करते हैं अच्छा बनाने का। वैसे मेरी फिगर तो इतनी गंदी है कि मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, ये हमारा थैलेमस है, थोड़ा बड़ा सा फिगर बनाएंगे। तो हमारा जो थैलेमस है इसके नीचे वाले हिस्से में मान लीजिए कि ये हमारा जो है हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाता है कैलिक्स। एक काम करते हैं, बस साइड व्यू बना देते हैं कैलिक्स का, कि क्योंकि अगर हम बीच में से काटेंगे तो कैलिक्स तो बस साइड साइड में दिखेंगे। इस तरीके से मान लीजिए हमने कैलिक्स बना लिया, ये हमारा कैलिक्स है। कैलिक्स के ऊपर जो है वो हमारा क्या है, कोरोला है, जो कि कलरफुल होता है। ये मान लीजिए हमारा कोरोला हो गया, ये हमारा, एक मिनट भाई बोर्ड रुक जाओ, ये हमारा कोरोला हो गया। अब इस कोरोला के ऊपर ही हमारा, कोरोला में मतलब कोरोला के सेंटर में हमारा क्या जाएगा, हमारा जाएगा एंड्रोशियम। मान लीजिए ये एंड्रोशियम हो गया हमारा, और इस एंड्रोशियम मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो थैलेमस पे है, और इनसे ऊपर वाले स्टेज पे, मतलब कि इन सारी चीज़ें जो आपकी कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, इनके सरफेस पे नहीं, इनके सरफेस पे थोड़ी सी ऊपर, मतलब कि यहाँ पे जो है ओवरी प्रेजेंट होती है और जो बनाती है गाइनोशियम। तो इसका मतलब ये हो गया, सुपीरियर का मतलब होता है, सुपीरियर कहते हैं ना कि वो बहुत सुपीरियर है अपने फील्ड में, मतलब उनका स्थान बहुत श्रेष्ठ है। तो इन सारे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम से इसका प्लेस जो है अगर ऊपर होता है, वो ऊपर सिचुएटेड होती है, तो उसको कहते हैं कि कैलिक, ये जो है सुपीरियर ओवरी है। और कभी कभी ये होता है कि पहले ओवरी बन जाती है, जैसे ये ओवरी हो गई, तो ये पहले ओवरी हो जाती है, और ओवरी के ऊपर से यहाँ से कैलिक्स बन गया, यहाँ से कोरोला बन गया, यहाँ से एंड्रोशियम बन गया। तो जब ओवरी की जो सरफेस, एवरी का जो लास्ट पार्ट होता है वो सबसे नीचे होता है, बाकी सारे फ्लावर के जो रोल्स होते हैं वो उसके ऊपर से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि इसमें जो है ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। थैलेमी का मतलब होता है थैलस, जो हमारा थैलेमस है, जो थैलस है उसके ऊपर जो है वो फ्लैट होगा। देखिए हमने ऐसे बनाया था ना कि कोनिकल होंगे, वो फ्लैट होगा, तो ये ऐसे तरीके के कोनिकल ही तो कहेंगे, वो फ्लैट होगा, और उसकी ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी। ऐसे ऐसे जिसमें भी फ्लावर पाए जाएंगे, अगर वो डाइकोटिलिडन्स है तो वो आएगा हमारा थैलेमी फ्लोरी के अंदर। डिस्की फ्लोरी में क्या है, इट इंक्लूड फ्लावर हैविंग प्रोमिनेंट डिस्क शेप। थैलेमस, इनके अंदर जो थैलेमस होता है वो डिस्क शेप होता है। बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे, क्योंकि कभी भी थैलेमस होगा तो ओवरी के नीचे ही होगा, क्योंकि उसी के ऊपर तो ओवरी को ग्रो होना है। ओवरी इज सुपीरियर, इसमें भी ओवरी जो है सुपीरियर होगी, और ये डिवाइडेड होगा 4 ऑर्डर में, और कितनी फैमिली है, 23 फैमिलीज है। उसके बाद हमारी कैल्सीफ्लोरी जो फैमिली है, इट इंक्लूड प्लांट हैविंग फ्लावर विथ कप शेप थैलेमस। पहले वाले में क्या था, कोनिकल था, दूसरे वाले में क्या था, फ्लैट था, यहाँ पे क्या है, कप शेप थैलेमस है। और ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर, और सम टाइम हाफ इंफीरियर। अभी तक दोनों में क्या था, सिर्फ सुपीरियर था, यहाँ पे सुपीरियर भी हो सकता है, इंफीरियर भी हो सकता है, हाफ इंफीरियर भी हो सकता है। कैल्सीफ्लोरी इंक्लूड्स 5 ऑर्डर 27 फैमिलीज। तो ये समझ में आ गया कि थैलेमी फ्लोरी वो फ्लावर होते हैं जिनमें वो डाइकोटिलिडन्स प्लांट होने चाहिए, पॉलीपेटलस होने चाहिए, और उनकी अगर उनकी जो थैलस है वो बिल्कुल कोनिकल है, इस तरीके से कोनिकल है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो है हमारी थैलेमी फ्लोरी। अगर डिस्की फ्लोरी मतलब वो डिस्क शेप होनी चाहिए, और कैल्सी फ्लोरी का मतलब कि जो हमारी ओवरी और जो हमारा थैलेमस है, थैलस है, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए कप शेप, और जो हमारी ओवरी है वो सुपीरियर, इंफीरियर या कभी कभी हाफ इंफीरियर भी हो सकती है। उसके बाद गैमोपेटलस की बात करते हैं, स्लाइड में एक बार चलते हैं। ये देखिए, ये गैमोपेटलस है, तो इसमें 3 प्रकार है, इन्फेरेशी, हेट्रोमरेशी और बाइकार्पिलेट। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और इनके मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो गैमोपेटलस में क्या होता है, प्लांट शोइंग फ्लावर विद पेटल्स विच आर आइदर पार्शियली और कंप्लीटेड फ्यूज। पहले यहाँ पे गैमोपेटलस के बारे में बताया है कि प्लांट जिसके पास फ्लावर होते हैं विद पेटल्स, जिनके पेटल विच आर आइदर पार्शियली और कंप्लीटली फ्यूज, जो कि पार्शियली या फिर कंप्लीटली फ्यूज होते हैं टू एन अदर, एक दूसरे से, और प्लेस्ड अंदर गैमोपेटलस। तो ऐसे सारे जो फ्लावर होते हैं उनको हमने गैमोपेटलस में प्लेस्ड किया है।
दिस सेपल एंड पेटल्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि इसमें जो सेपल्स होते हैं और जो पेटल्स, सेपल्स मतलब कैलिक्स और पेटल्स मतलब कोरोला, वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं। इन्फरेशी क्या है? द फ्लावर आर एपिगाइनस, ओवेरी इज इन्फीरियर। जो इनका प्रकार है पहला इन्फेरी, उसमें क्या है? फ्लावर जो है वो इन्फीरियर, उसका ओवरी जो है इन्फीरियर है और फ्लावर जो है एपिगाइनस है। एपिगाइनस का मतलब क्या होता है कि जो सारी चीजें हैं वो गाइनोशियम के ऊपर प्रेजेंट है। ईपी का मतलब अपर होता है और ईपी का मतलब क्या हो जाएगा? अपर, और गाइनस का मतलब हो जाएगा गाइनोशियम, मतलब कि जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी वो गाइनोशियम से अपर प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब कि गाइनोशियम या ओवरी जो है वो इन्फीरियर होगी। हमने भी सुपीरियर देखा था कभी हर जगह, अब जो है इन्फीरियर, मतलब कि जो ओवरी की डिस्क होगी, जो उसका अटैचमेंट होगा, उसके ऊपर गैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हिबिस्कस को, उसमें देखिए जो ओवरी है वो सबसे नीचे रहती है और उसके ऊपर से ही सारे पार्ट्स निकलते हैं। इन्फरेशी इंक्लूड 3 ऑर्डर एंड 9 फैमिलीज। इन्फरेशी में क्या है? 3 ऑर्डर्स होते हैं और 9 फैमिली होते हैं। हेट्रोमेरेशी में क्या है? फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होते हैं, ओवरी जो है सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या? कि हाइपो मतलब होता है नीचे, और ओवरी का मतलब होता है कि सारी ये गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम की सारी चीजें ओवरी से नीचे होंगी। जब सारी चीजें ओवरी से नीचे होंगी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरी सबसे ऊपर होगी। जब ओवरी सबसे ऊपर होगी तो हम कह सकते हैं कि ओवरी सुपीरियर होगी। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सुपीरियर का मतलब क्या होता है। देखिए सुपीरियर में आप इजी टू अंडरस्टैंड करिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब ओवरी सुपीरियर होगी तो हमारा जो होगा गाइनोशियम होगा वो हाइपोगाइनस होगा, और जब ओवरी इंफीरियर होगी तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एपिगाइनस होगा। एपिगाइनस का मतलब और हाइपोगाइनस का मतलब मैंने आपको बताया। एपिगाइनस मतलब ईपी मतलब अपर, गाइनस मतलब गाइनोशियम से जब सारी चीजें अपर होंगी, उसके ऊपर होंगी, तो हमारी ओवरी जो इन्फीरियर हो जाएगी। मान लीजिए कि ये हमारा गाइनोशियम है, ठीक है, और इसके ऊपर से सारी चीजें जा रही हैं, इसके ऊपर से सारी चीजें जा रही हैं। इसका मतलब कि हमारी ओवरी जो है सबसे नीचे उसका प्लेस जो है सबसे नीचे है, तो कह सकते हैं कि हमारी ओवरी जो इन्फीरियर है, नीचे तक तलहटी तक गई है। और अगर हम मानते हैं कि हाइपोगाइनस है, मतलब कि हमारी ये ओवरी है और ओवरी के नीचे से सब कुछ गया है, अगर ओवरी के सब कुछ नीचे से निकला है तो हम कह सकते हैं कि ओवरी जो है वो हमारी सबसे ऊपर है और ओवरी हमारी क्या है? सुपीरियर है। अब याद रहेगा कि कब ओवरी सुपीरियर होती है, कब ओवरी इन्फीरियर होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि हेट्रोमेरेशी में क्या है? ओवरी जो है वो हमारी क्या है? हाइपोगाइनस है और ओवरी जो है सुपीरियर है। बाइकार्पेलेट में क्या है? द फ्लावर ऑफ हाइपोगाइनस एंड ओवरी इज सुपीरियर विथ 2 कार्पल्स ओनली। जो हाइपोगाइनस, इनके जो ओवरीज होते हैं वो हाइपोगाइनस है, मतलब सुपीरियर ओवरी है, और जो फ्लावर है उनके पास 2 कार्पल्स होते हैं, बस 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। बाइकार्पेलेट इंक्लूड 4 ऑर्डर्स एंड 24 फैमिलीज। इनके अंदर क्या है? 4 ऑर्डर हैं, 24 फैमिलीज हैं। तो ये भी हो गया हमारा गैमोपेटलस। और मोनोक्लेमाइडी का क्या है? इसकी नाम याद रख लीजिए, इतना बहुत है बीएससी लेवल में। इसके बारे में अगर आप जानना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो इसका अगर आप लोग नाम याद रख लेते हैं कि मोनोक्लेमाइडी जो है वो 8 जो है कि उसमें क्लासेस में है, 8 सीरीज में है। कर्व एम्ब्रियो, मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिस, मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्टिस, माइक्रो एम्ब्रियोसी, डेफनेल्स, एकलाइडोस्पोर्स, यूनिसेक्सुअल्स, ऑर्डिनस एनोमले। तो आप क्या करेंगे कि आप इन सारे नाम को लिखेंगे और बार बार इसको अपने मन में अपने बोल के इसको रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। कम से कम आपको यहाँ तक तो चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक है। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग का जो ये सारे क्वेश्चंस अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको सारे के सारे नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है? जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या है? द मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव नेक्ड ओव्यूल्स और सीड, ओवरी इज एब्सेंट। देखिए आपको जब ये क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आपको मेन जानने का ट्राई करेगा कि आप उसको मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स के बारे में बताएं। ये जिम्नोस्पर्म जो इन्होंने बीच में प्लेस किया था वो तो गलती से प्लेस करे थे, जो कि हमको बाद में पता चल रहा है। तो इसके बारे में बस इसका नाम जानेंगे और इसके मेन फीचर्स क्या है वो जानेंगे। तो मेंबर ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैव नेक्ड ओव्यूल्स। इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, मतलब बाहर कोई भी फ्रूट का कवरिंग नहीं होता, कोई ओवरी की कवरिंग नहीं होती। सीड, ओवरी इज एब्सेंट, ओवरी जो है वो एब्सेंट होती है।
फैमिली कौन कौन सी है, जिनेटल्स है, कॉनिफेरल्स और साइकोडिएसी है। तो ये इसके 3 जो है कि मैंने बताया था ना कि 199 जो है मोनोकोटिलिडन एंजियोस्पर्म है और 3 जो है वो क्या है, वो है जिम्नोस्पर्म। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए 3 दिया है जिम्नोस्पर्म। अब हम चलते हैं मोनोकोटिलिडन्स के ऊपर। तो मोनोकोटिलिडन्स क्या है, सीड ऑफ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट कंटेन ओनली 1 कोटिलिडन्स। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि इनके अंदर जो कोटिलिडन्स होते हैं 1 होते हैं। लीव्स तो पैरेलल वेनेशन जैसे केले में होता है, जैसे बाजरे में होता है, जैसे गेहूं में होता है पैरेलल वेनेशन। फ्लावर आर ट्राइमेरस हैविंग 3 मेंबर। इनके जो फ्लावर होते हैं वो मेनली ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब क्या कि इनके पास 3 कैलिक्स होगा, 3 के जोड़े में कोरोला हो सकता है, 3 के जोड़े में इनके पास स्टेमन हो सकते हैं, 3 के जोड़े में इनके पास ओवरी मतलब कि ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ इनके पास होती है वो 3 के पेयर में होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इनके जो मेनली फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। 3 मेंबर इन वेरियस फ्लोरल वोल्स। अलग अलग जो फ्लोरल के वोल्स होते हैं, उनके जो चक्र होते हैं, उनके जो है 3 के ग्रुप में या 3 के नंबर में इनके पास जो है कि कंपोनेंट्स या फिर स्टेमन या फिर आप कह सकते हैं पेटल्स, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट हैव फाइब्रस रूट, जिसको कि हम लोग एडवेंटिशियस रूट कह रहे थे। वो मैंने बनाया था ना कि इस तरीके से चाहे जहां से रूट निकलती जा रही थी, टैप रूट वाला सिस्टम नहीं, इनके पास एडवेंटिशियस रूट होते हैं। द मोनोकोटिलिडन्स हैज 7 सीरीज एंड 34 फैमिलीज। तो इन 7 सीरीज के बारे में आपको यहाँ पे दिया है। सबसे पहले है माइक्रोस्पर्मी। इनकी जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है, सीड जो है वेरी स्मॉल होते हैं और इनके पास जो है 3 ऑर्डर्स होते हैं। क्या होती है, ओवरी इंफीरियर होती है, सीड स्मॉल होते हैं। आपको मोनोकोटिलिडन्स में मेनली जो है कि सीड स्मॉल साइज के ही देखने को मिलेंगे। हालांकि मोनोकोटिलिडन्स की जो पोएसी फैमिली है, जिसे हम ग्रामिनेसी फैमिली कहते थे, वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्स है। उसमें गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये सारे जो मेन चीजें हैं वो इसी फैमिली से आते हैं। गन्ना आपका इसी फैमिली से आता है। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग फैमिली है वो सोलेनेसी, जिसमें आलू वगैरह आते हैं। इन दोनों फैमिली से मोस्ट ऑफ द जो लोगों का भोजन है वो इन्हीं दोनों फैमिली से आता है। हालांकि इसके सीड जो है वो छोटे होते हैं। एपिगाइनी क्या है, ओवरी जो यूजली जो है इंफीरियर होती है और सीड की साइज जो है वो थोड़ी लार्ज होती है। कॉर्नियल्स क्या है और इनके जो पेटियोइड्स होती हैं, ओवरी जो है सुपीरियर होती है। फैमिली का एग्जांपल दे दिया है, लिलिएशी दे दिया है। एपोकार्पी क्या है, इनके जो कार्पस होते हैं वो फ्री होते हैं। कैलिसिनी है पेरियंथ सेपलॉइड, मतलब इनके सेपल्स होते हैं। ओवरी सुपीरियर, इट इंक्लूड 3 ऑर्डर्स, इनमें 3 ऑर्डर्स होते हैं। न्यूडिफ्लोरी क्या है, पेरियंथ मोस्टली लैगिंग ओवरी, इनके अंदर जो पेरियंथ है वो मोस्टली एब्सेंट होते हैं। ओवरी जो है सुपीरियर होती है। ग्लूमिएशी क्या है, पेरियंथ स्मॉल होते हैं, स्केल लाइक होते हैं। इट इंक्लूड 5 ऑर्डर, फैमिली साइपरेशियन पोएसी। देखिए इसमें मैं आपको बस इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। याद आपको करना है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कंटिन्यूअसली याद करनी होंगी, तभी दिमाग में आपकी चीज़ें बैठेंगी। नहीं तो टाइम टू टाइम आप लोग चीज़ों को भूल जाएंगे। एक बार चार्ट में चलते हैं कि हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि नहीं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते हैं। अगर आप आज अच्छी तरीके से पूरा का वर्ड टू वर्ड लर्न कर दीजिए और इसके बाद 1 हफ्ते तक छोड़ दीजिए, आप भूल जाएंगे। आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप भूल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लर्न करने के बाद आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं। अगर 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार आप रिवाइज करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए हमने देख लिया था मोनोकोटिलिडन्स और फिर जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलिडन्स के बारे में। फिर उसके बाद पॉलीपेटलस के बारे में देखा कि थैल्मी क्या है, डिस्की क्या है, क्लैसी क्या है, गैमोपेटलस में भी देख लिया, मोनोक्लेमाइडी में भी देख लिया 8 हो। उसके बाद मोनोकोटिलिडन्स में भी हमने इनकी जो है कि फैमिली को देख लिया। तो इसका मतलब कि हमने चार्ट को समझ लिया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी क्लासिफिकेशन आती है, कोई भी चीज़ आती है तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। मतलब नुकसान का क्या मतलब, आपको बुखार थोड़ी नहीं दे देगा, मतलब कि उससे कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, कुछ उसकी कमियां भी होती हैं, कुछ उसके अच्छे कैरेक्टर भी होते हैं। तो हम लोग पहले मेरिट्स देखेंगे, फिर उसके बाद डिमेरिट्स देखेंगे। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन मोस्ट नेचुरल सिस्टम, ये मोस्ट पॉपुलर नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन। मतलब इन्होंने किसी की सुनी सुनाई बात पे काम नहीं किया था, इन्होंने खुद बॉटनिकल गार्डन में रह के अपना काम किया था, मतलब एक्चुअल स्पेसिमेन पे काम किया था। तो मतलब इनके जो भी रिजल्ट हैं, इनके जो भी डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ट्रू है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली में प्लांट को देख के डिस्क्राइब किया था। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का मैं विजुअलाइजेशन कराऊं कि ये चीज़ ऐसी होती है, इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं, तो शायद मैं आपको जो बता रही हूँ और आप जो विजुअलाइज करें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये हाथ है, इसमें 5 फिंगर्स हैं, ये है वो है, तो आपको विजुअलाइजेशन के बाद अगर आप उसे चीज़ों को सामने से देख के एग्जामिन करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो वही बात है कि इनका जो क्लासिफिकेशन था, इसमें जो भी चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की थी वो
एक्चुअल स्पेसिमेन से इन्होंने एग्जामिनेशन किया था। सेकेंड क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज क्वाइट एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये जो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है प्लांट का वो एक्यूरेट है, क्योंकि इन्हें अभी मैंने बताया कि जो भी चीज़ें थी वो डायरेक्ट स्पेसिमेन के एग्जामिनेशन से थी, तो जो भी चीज़ें थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। एज इट इज़ ईजी टू फॉलो, ये ईजी टू फॉलो था, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में जब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि ये फॉलो करना बहुत ईजी है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं या हर्बेरियम्स वाले होते हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट इन क्यू एंड सेवरल अदर हर्बेरिया। ये जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाने वाला एक क्लासिफिकेशन है, चाहे वो क्यू हो और बहुत अदर हर्बेरिया भी में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्दो दिस सिस्टम इज नेचुरल, यद्यपि यह सिस्टम नेचुरल है, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दिस सिस्टम सो एफिनिटी टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। मैंने बताया ना कि इन्होंने जो रैनन कुलेशी को फर्स्ट में रखा और जो पोएसी को लास्ट में रखा, वो कहीं ना कहीं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी डिनोट कर रहा है। हालांकि इनका क्लासिफिकेशन उस पर बेस्ड नहीं है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डाइकोटिलिडेंस जो है प्रिमिटिव है, मोनोकोटिलिडेंस एडवांस है, और मोनोकोटिलिडेंस में जो सबसे एडवांस फैमिली है वो पोएसी वगैरह है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो हालांकि नेचुरल सिस्टम था, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट थे वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिनोट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी से बढ़ते हुए कैरेक्टर में चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद क्या दिया है फॉर एग्जाम्पल में क्या दिया है, द ऑर्डर रैनल्स विच इज द फर्स्ट ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट। इन्होंने जो रैनल्स ऑर्डर था उसको सबसे पहले प्लेस किया था, हैज बीन गिवन अ प्रिमिटिव पोजीशन इन द सिस्टम। जो हमारा रैनन कुलेशी था उसमें जो ऑर्डर रैनल्स है, जैसे कि हमारा जो थैल्मी फ्लोरी था, उस थैल्मी फ्लोरी था उसमें जो रैनल्स था वो फर्स्ट ऑर्डर था। उसका अरेंजमेंट हमको दिखाता है कि ये जब बाद में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ तो पता चला कि रैनल जो है वो प्रिमिटिव फैमिली है, और इन्होंने भी इसको प्रिमिटिव फैमिली की तरह ही ट्रीट किया था। रिसेंट टेक्सोनॉमी फाइंडिंग ऑल्सो इंडिकेट दैट द मेंबर ऑफ रैनल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्मिंग। वही बात कि इन्होंने जो चीज़ें अलग पहले ही प्रिमिटिव में डाला था, हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये प्रिमिटिव है, पर इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी से जब बढ़ते हुए क्रम में लिखा था तो सबसे पहले रैनल्स लिखा था। इसका मतलब ये सबसे कम कॉम्प्लेक्स है, सबसे प्रिमिटिव है। तो वही चीज बाद में एंजियोस्पर्मिक जब प्लांट पे और स्टडी हुई तो हमको पता चला कि रैनल्स जो है वो सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है प्लांट का, जो कि एंजियोस्पर्म में है और जो है कि अभी भी एग्जिस्टेंस में जो प्लांट है। द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकोटिलिडस आफ्टर द डाइकोटिलिडस आल्सो अपीयर द अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी ट्रेंड। मैंने बताया ना कि जो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डाइकोटिलिडस प्रिमिटिव है, मोनोकोटिलिडस एडवांस है, और इन्होंने यही किया था कि पहले डाइकोटिलिडस को लिखा था फिर मोनोकोटिलिडस को लिखा था। इनके पीछे का कॉन्सेप्ट इनका क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने डाइकोटिलिडस पहले लिखा था, मोनोकोटिलिडस बाद में लिखा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। बीच में इन्होंने गलती बस यही की थी कि इन्होंने बीच में सेंटर में जिम्नोस्पर्म को रखा था। तो ये सारे इसके मेरिट्स हैं, आप लोग इनके मेरिट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग डीमेरिट्स पे चलते हैं। डीमेरिट्स में क्या है, द प्लेसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन डाइकोटिलिडस एंड मोनोकोटिलिडस इज एन एरर। इन्होंने जो जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा था वो इनकी एक एरर मान सकते हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर हैज बीन निग्लेक्टेड इन दिस सिस्टम। बहुत सारे फ्लोरल कैरेक्टर को इन्होंने हालांकि कोशिश की थी कि ज्यादा कैरेक्टर को ले, लेकिन फिर भी बहुत सारे फ्लोरल कैरेक्टर को इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया था। मेनली इनका फोकस कहाँ था, ओव्यूल मतलब ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, उसमें जो कैलिक्स कोरोला है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, पेरियंथ कंडीशन है या वो अलग अलग है, यही सारी चीज़ों को इन्होंने मेनली लिया था। उसके बाद क्या है, एडवांस फैमिली ऑर्चिडेसी हैज बीन कंसीडर्ड एज अ प्रिमिटिव अमंग मोनोकोटिलिडस एंड इट इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। इनका एक ड्रॉबैक इन्होंने ये बताया कि हालांकि ये इनका ड्रॉबैक आप नहीं कह सकते कि इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्लासिफिकेशन नहीं दिया था, इन्होंने नेचुरल दिया था, बट फिर भी ऑर्चिडेसी जो एक प्रिमिटिव फैमिली की तरह इन्होंने ट्रीट किया था, वो जो कि एडवांस फैमिली है। इन्होंने क्या किया था, इसको स्टार्टिंग में रखा था मोनोकोटिलिडेंस में, जबकि ये काफी एडवांस फैमिली मानी जाती है। उसके बाद इन द सिस्टम सम क्लोजली रिलेटेड फैमिली हैज बीन सेपरेटेड एंड प्लेस्ड अंडर डिफरेंट ग्रुप फॉर एग्जामिनेशन ऑल द फैमिली ऑफ अ सीरीज। मतलब कि सेम कैरेक्टर वाले जो फैमिलीज थी, जो सेम कैरेक्टर वाले प्लांट थे, उनको भी कभी कभी कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने अलग किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम का मेन ड्रॉबैक यही है कि हम लोग सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के हिसाब से चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो जो कैरेक्टर हमारे दिमाग में है, हो सकता है कि वो दोनों प्लांट उस कैरेक्टर के लिए से अलग हो, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर के लिए सेम हो, तो वो कहीं ना कहीं सेम फैमिली या सेम सीरीज के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको अलग ग्रुप में
कैटेगराइज कर दिया था। तो ये सारे जो है मेन ड्रॉबैक थे बेंथम एंड हुकर के। तो इस हिसाब से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे इनका जो क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी एडवांस था और मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनका जो क्लासिफिकेशन है वो ये था। आज की वीडियो में हमने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन देखा। कल की वीडियो में हम लोग एंगुलर एंड प्लैंकटन का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ एंगुलर एंड प्लैंकटन क्लासिफिकेशन।